गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रवि कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनेमेलिया। इस वर्ग में यूकेरियोटिक बहुकोशिक और विषमपोषी जीवों को रखा गया है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अधिकतर जंतु चलायमान होते हैं। चलायमान मतलब चलते रहते हैं। शारीरिक संरचना एवं विभेदीकरण के आधार पर इनका आगे वर्गीकरण किया गया है। तो क्या है वो वर्गीकरण? एनीमिलिया में ही एक आता है पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ होता है छिद्र युक्त जीवधारी, मतलब जिनमें छिद्र होते हैं ऐसे जीव जंतु। ये अचल जीव हैं जो किसी आधार से चिपके रहते हैं। इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र शरीर में उपस्थित नाल प्रणाली से जुड़े होते हैं, जिसके माध्यम से शरीर में जो होता है जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ का संचरण होता है। इनका शरीर क्या होता है? कठोर आवरण और बाह्य कंकाल से ढका होता है। इनकी शारीरिक संरचना अत्यंत सरल होती है, जिनमें ऊतकों का विभेदन नहीं होता। इन्हें सामान्यतः स्पांज के नाम से जाना जाता है, जो बहुधा समुद्री आवास में पाए जाते हैं। उदाहरणतः साइकान, यूप्टेक्लेट, केटला, स्पांजिला इत्यादि जैसे दिखाए गए हैं। यूप्लेक्टला, साइकान और स्पांजिला, तो इन तीनों के चित्र बना लेना पोरीफेरा में, और पोरीफेरा के बारे में भी लिख देना, और एनीमिलिया के बारे में भी लिखना है आपको। सॉरी बच्चों, थोड़ी सर्दी हो रही है। सीले टारेटा, ये जलीय जंतु हैं। इनका शारीरिक संगठन ऊत के स्तर का होता है। इनमें एक देहगुआ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? इनमें एक देहगुआ पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की दो परतों का बना होता है। एक होती है आंतरिक और दूसरी होती है बाह्य। इनकी कुछ जाति समूह में रहती हैं, जिसे हम बोलते हैं कोरल, और कुछ एकांकी रहती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हाइड्रा। उदाहरणतः हाइड्रा, समुद्री एनीमोन, जेलीफिश इत्यादि। तो यह हाइड्रा और समुद्री एनीमोन का चित्र आप बना लेंगे और उनके बारे में लिखेंगे। अब एक का आता है आपका सीले टरेटा। ये जलीय जंतु होते हैं, मतलब जल वाले। इनका शारीरिक संगठन ऊत के स्तर का होता है। इनमें एक देहगुआ भी पाई जाती है। ये तो हो गया हमारा, सॉरी बच्चों। अब है आपका प्लेटी हेल्मिथ्रिज। तो ये क्या होता है? पूर्व वर्णित वर्गों की अपेक्षा इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। इनका शरीर कैसा होता है? द्विपार्श्व समित, अर्थात शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना क्या होती है? समान। उसे हम क्या बोलते हैं? द्विपार्श्व समित। द्विपार्श्व समित की डेफिनेशन आप अलग से लिखेंगे, ठीक है। इनका शरीर तिकोरक का होता है, अर्थात इनका ऊतक विभेदन 3 कोशिकाओं स्तर से होता है। इससे शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार के स्तर बनते हैं। इनमें से कुछ अंग भी बनते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा का अभाव होता है, जिसमें सुविकसित अंग व्यवस्थित हो सके। इनका शरीर पृष्ठधारीय एवं चपटा होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? चपटे कृमि भी कहा जाता है। इनमें पिले, नेरिया जैसे कुछ स्वच्छंद जंतु और लीवर फ्लूक जैसे परजीवी क्या है इनके उदाहरण। तो क्या है, आप देखो इसमें द्विपार्श्व समिति की डेफिनेशन तो अलग लिखनी है आपको, और प्लेटी हेल्मिथ्रिज के बारे में अलग लिखना है, और ये फिगर बनाने हैं। अब होते हैं एनीलिडा। एनीलिड जंतु द्विपार्श्व समित एवं तिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। इसमें वास्तविक अंग शरीर संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर के सिरे से पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनीलिड अलवण एवं एनीलिड जंतु द्विपार्श्व समित एवं तिकोरिक होते हैं। इनमें वास्तविक देहगुहा भी पाई जाती है। इसके वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में निहित होते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। यह भिन्नता इनके शरीर से पूंछ तक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। जलीय एनीलिड आलवण एवं लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। इनमें संवहन, पाचन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं केचुआ, नेरिस, जोक इत्यादि। इनमें से कोई 2 के फिगर आप बना लेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इनमें द्विपार्श्व समित पाई जाती हैं और शरीर क्या होता है? खंडयुक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। देहगुआ रक्त से भरी होती है। इनमें
जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। कुछ सामान्यतः उदाहरण हैं जैसे झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, केकड़े इत्यादि। तो इनमें से भी आप किसी दो के फिगर बना लेंगे और ऊपर से आर्थ्रोपोडा के बारे में लिख देंगे। अब है आपका मोल्स्का इनमें भी द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनकी देहगुआ बहुत कम होती है तथा शरीर में थोड़ा विखंडन होता है। अधिकांश मोलस्क जंतुओं में कवच पाया जाता है। इनमें खुला संवहनी तंत्र होता है और उत्सर्जन के लिए गुर्दे जैसी संरचना पाई जाती है। उदाहरणतः घोंघा, सीप और इत्यादि। इनमें से भी आप कोई फिगर दो बनाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे। इकाइनोडर्मेटा ग्रीक में इकाइनस का अर्थ होता है जाहक, हैजाक तथा डर्मा का अर्थ क्या होता है त्वचा। इन जंतुओं में त्वचा कांटों से आच्छादित होती है। ये मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं। ये देह गुहा युक्त त्रिकोणिक जंतु हैं। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलने में क्या करता है, सहायता करता है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल एवं कांटे पाए जाते हैं। उदाहरणतः हम स्टारफिश बोल सकते हैं, समुद्री अर्चिन बोल सकते हैं इत्यादि। इनमें से भी आप दो फिगर बनाएंगे और इकाइनोडर्मेटा के बारे में लिखेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा ये द्विपार्श्व समित त्रिकोणिक एवं देह गुहा युक्त जंतु हैं। इसके अतिरिक्त ये शारीरिक संरचनाओं के कुछ नए लक्षण दर्शाते हैं जैसे कि नोटोकॉर्ड। ये नए लक्षण इनके जीवन की कुछ अवस्थाओं में निश्चित रूप से उपस्थित होते हैं। नोटोकॉर्ड छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठभाग पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जंतुओं के पृष्ठभाग पर। यह तंत्रिका ऊतक का आहार नाल से अलग करती है। ये आप बना देंगे इसका फिगर। यह पेशियों के जुड़ने का स्थान भी प्रदान करती है तथा जिससे चलने में क्या होती है, आसानी। प्रोटोकॉर्डेट जंतुओं में जीवन की सभी अवस्थाओं में नोटोकॉर्ड नहीं उपस्थित रह सकता। ये समुद्री जंतु हैं जिन्हें बोलते हैं हम बैलेनागोलोसस, हर्डमेनिया और एमियोक्सस इत्यादि। तो इनमें से आप देख लीजिए। वर्टिब्रेटा कशेरुकी इन जंतुओं में वास्तविक मेरुदंड एवं अंत कंकाल पाया जाता है। इनमें क्या जाता है, वास्तव में मेरुदंड पाया जाता है और अंत कंकाल पाया जाता है। इस कारण जंतुओं में पेशियों का वितरण अलग होता है। पेशियां कंकाल से जुड़ी होती है जो इन्हें चलने में सहायता करती है। वर्टिब्रेट द्विपार्श्व समित त्रिकोणिक देहगुआ वाले जंतु हैं। इनमें ऊतकों एवं अंगों का जटिल विभेदन पाया जाता है। सभी कशेरुकी जीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड, पृष्ठनलीय कशेरुक दंड एवं मेरुरज्जु, त्रिकोणीय शरीर, युग्मित क्लोम थैली और देहगुआ। अब होता है आपका साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित कशेरुकी है। इनकी विशेषता लंबे इल के आकार का शरीर होता है, गोलाकार होता है, मुख और सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो दूसरे कशेरुकियों से संबंध हो जाते हैं। उदाहरण बोलते हैं पेट्रोमाइजियन एवं मिक्सजिन यानी हेग मछली। अब क्या होता है, मत्स्य जिसे हम बोलते हैं मछली। ये मछलियां हैं जो समुद्र और मीठे जल दोनों जगहों पर पाई जाती है। इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से कैसी होती है, ढकी हुई, तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग तैरने के लिए करती हैं। इनका शरीर धारारेखीय होता है और इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय कैसा होता है, द्विकक्षीय। ये अंडे देती हैं। कुछ मछलियों में कंकाल केवल उपास्थि का बना होता है जैसे हम बोलते हैं शार्क। अन्य प्रकार की मछलियों में कंकाल अस्थि का बना होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूना, रोहू। तो इसको जब आप लिखेंगे इसके बारे में तो ब्लैक पेन से लिखेंगे। ये दो लाइनें उदाहरण के लिए दिखा गया, ये फिगर बना लेंगे आप। अब है आपका जल स्तर। ये मत्स्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें क्या है, सल्क नहीं पाए जाते। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं और हृदय जो होता है वो त्रिकक्षीय होता है, उसमें द्विकक्षीयता। इनमें बाह्य कंकाल नहीं होता, वृक्क पाए जाते हैं। श्वसन क्लोम और फेफड़ों द्वारा होता है। जो श्वसन होता है वो क्लोम और फेफड़ों से होता है, यानी सांस जो लेते हैं ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए मेढक और सैलामेंडर, टोड इत्यादि। तो इनमें से अब कोई दो के फिगर बना लेंगे और जल स्तर के बारे में लिख देंगे। सरीसृप
ये असमतापी जंतु हैं। इनका शरीर जो होता है वो सल्कों द्वारा ढका हुआ होता है। इनमें श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। हृदय सामान्यतः त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्षीय होता है। वृक्क पाया जाता है। ये भी अंडे देने वाले प्राणी हैं। इनके अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं तथा जल स्तर की तरह इन्हें जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ। तो बच्चों आपको क्या है, ये जल स्तर और सरीसृप और ये आपका मत्स्य, ये आप क्या करेंगे, इनके बारे में लिखेंगे और 2-2 जंतु बना देंगे। अब एक होता है आपका पक्षी। ये समतापी प्राणी हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इनके 2 जोड़ी पैर होते हैं। इनमें आगे आने वाले 2 पैर उड़ने के लिए पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर परों से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इस वर्ग में सभी पक्षियों को रखा गया है। तो आपको सरीसृप, पक्षी और जलस्थल, चर और मत्स्य, इन सब के बारे में कोई 2-2 अंतर लिखने हैं। 1 या 2 अंतर तो सबको लिखना है। स्तनपायी, ये समतापी प्राणी हैं। हृदय 4 कक्षीय होता है। इस वर्ग के सभी जंतुओं में नवजात के पोषण के लिए कौन सी ग्रंथि पाई जाती हैं? दुग्ध ग्रंथियाँ। इनकी त्वचा पर बाल, स्वेद और तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतुओं का जन्म देने वाले होते हैं। ये जो वर्ग के जंतु होते हैं ये जन्म देते हैं। हालांकि कुछ जंतु अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं, जैसे इकिडना प्लेटिपस। कंगारू जैसे कुछ स्तनपायी में अविकसित बच्चे मार्सुपियम नामक थैली में तब तक लटके रहते हैं जब तक कि उनका पूर्ण विकास नहीं हो जाता। कुछ उदाहरण ये दिए गए हैं, बिल्ली, मनुष्य, चूहा और चमगादड़। तो कोई भी 2 बना लीजिएगा और उसके बारे में लिख दीजिएगा। और हाँ, ये पोलीफेरा और सिल्ट्रेंटा वर्ग के जंतुओं में जो अंतर पाया जाता है वो भी चाहे 1 लिखिए 2 लिखिए, ये आपको लिखना है, ठीक है। नाम पद्धति, जीवों के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है, मतलब जीवों को वर्गीकृत करना क्यों आवश्यक है। कैरोलस लीनियस, पहले तो इसके बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। कॉलमन का जन्म स्वीडन में हुआ था। वो पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पौधों के अध्ययन में उनकी खासी दिलचस्पी थी। 22 वर्ष की आयु में पौधों पर उनका पहला शोध जो है प्रकाशित हो गया था। एक धनी अधिकारी के यहाँ वह नौकरी करते थे और उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जो आगे चलकर विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र आए थे, यानी रिसर्च जो करी थी उन्होंने। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि उनकी पहचान हो जाती है। निम्नलिखित जंतु और पौधों के नाम जितनी भाषाओं में संभव हो सके आप बताएं, जैसे चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू। इनमें सभी के नाम भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होते हैं, इसलिए जब कोई एक भाषा में जीव की बात कर रहा हो सकता है कि दूसरी भाषा जानने वालों से समझ पाए या ना समझ पाए। इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देगी, बस आप एक बोलेंगे उससे समझ आ जाएगा। जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत में निरूपित करके किया गया। इस प्रकार किसी जीव को केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है और पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाएगा। नाम पद्धति के लिए जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करती हैं वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई। वैज्ञानिक, अब ये होते हैं प्राणी। एक होते हैं कोशिकीय स्तर की संरचना, ये आपको बनानी है पूरी। एक होती है ऊतक स्तर की संरचना। कोशिकीय स्तर की संरचना में पोरीफेरा होता है। भाव त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं होती, ठीक है। और इसके उदाहरण होते हैं सीले टरेंटा और प्लेटी हेलिनीज। और दूसरे होते हैं कूट देह गुहादारी। ये किस में आते हैं? पोरीफेरा तो वहीं खत्म हो जाता है। ये आता है ऊतक स्तर की संरचना। ऊतक स्तर की संरचना में 2 होते हैं, एक होते हैं बाह्य त्वचा एवं त्वचा के बीच कोई देहगुहा नहीं होती, एक होती है देहगुहाधारी, एक होती है कूट देहगुहाधारी। तो इनका जो आपका होता है सीलेन टरेंटा और इसका होता है प्लेटी हेलिनीज। और कूट देह गुहाधारी में निमोटोडा होता है और ये क्या होता है आपका देह गुहाधारी। इसमें देह गुहाधारी में क्या होता है, भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका में मेसोडर्म की कोशिका का विकास होता है जिसे हम बोलते हैं एनिलिडा, मोलिस्का, आर्थ्रोपोडा। और इसमें क्या होता है, अंतःस्तर की एक थैली में देह गुहा का बनना होता है जिसे हम बोलते हैं नोटोकार्ड विहीन, नोटोकार्ड युक्त। इसमें क्या होता है, एकाइनोडर्मेटा और ये होता है कॉड्रेटा।
लावों में अवशेषी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है कॉर्डेटा में, इसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, और इसमें होता है आपका वैशक में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन होता है जिसे हम बोलते हैं कशेरुकी। अब कशेरुकी में क्या होता है, जबड़ा रहित ईल के आकार का एवं गोलाकार मुख, सल्क रहित चिकनी त्वचा होती है जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा। और दूसरा होता है सल्क का बाह्य कंकाल, अस्थि उपास्थि का अंत, कंकाल क्लोम द्वारा शोषण, इसे हम बोलते हैं मत्स्य। लावा में क्लोम, अधिकतर वैशक में फेफड़े, श्लेष्मायुक्त त्वचा जिसे हम बोलते हैं जल स्तर। सल्क का बाह्य कंकाल होता है, जल के बाहर अंडे देते हैं सरीसृप। पंखों का बाह्य कंकाल होता है, जल के बाहर अंडे देते हैं, उड़ने की भी क्षमता होती है पक्षी। बाह्य कंकाल होता है, बाल का बाह्य कण अधिकतर शिशुओं को जन्म देने वाला होता है जिन्हें हम बोलते हैं स्तनपायी। नामपत्ति प्रणाली जीवों को, ये जंतुओं का वर्गीकरण था, ये आपको पूरी बनानी है। नामपत्ति प्रणाली जीवों को एक दूसरे से पाए जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती है। हालांकि नामपत्ति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते, बल्कि केवल जीनस एवं स्पीसीज को ही ध्यान में रखते हैं। नामपत्ति के लिए दुनिया भर में कुछ विशेष बातों पर विचार करते हैं, जैसे जीनस का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए, प्रजाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए, छपे हुए रूप वैज्ञानिक नाम इटैलिक से लिखे होते हैं, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखांकित करते हैं। तो बच्चों आज के लिए केवल इतना ही, और वैसे भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है ये, तो आपको इसका जैसे मैंने बताया आपको वो सब करना है। और बच्चों आज के लिए सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया तो शायद आपको आवाज़ नहीं समझ आ रही हो, तो आप बता दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं। जय माता दी।